अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की जो एग्ज़ाम्पल है उसके बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको जो है डिस्कशन हमने की थी वो इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन की थी, और आपको ये मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का बुनियादी मकसद जो है वो अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत बुनियादी तौर पे पहली दफ़ा अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, उनको ये समझाना होता है कि अकाउंटिंग का जो सिस्टम है ये डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारे सामने, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिज़नेस का लेन देन, जो भी बिज़नेस लेन देन करता है, ट्रांजैक्शन करता है, चीज़ों को ख़रीदता है, बेचता है, ख़र्चे करता है, इनकम आती है उसको, हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम जो हैं वो 2 जगह पे इफ़ेक्ट हमने रिकॉर्ड करने होते हैं, मिनिमम। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनका इफ़ेक्ट जो है वो दो से ज़्यादा जगह पे रिकॉर्ड होता है, 3 जगह पे भी होता है और समटाइम 4 जगह पे भी होता है। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी ख़ास बात ये है कि इन ट्रांजैक्शंस में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनका जो है वो 2 जगह पे इफ़ेक्ट आएगा, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनका 3 जगह पे इफ़ेक्ट आएगा, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी हैं जिनका 4 जगह पे इफ़ेक्ट आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द एग्ज़ाम्पल। अब इसमें एग्ज़ाम्पल में मैंने सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब इस पेज से मैं 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस को पढ़ता जाऊंगा और अगले पेज पर मैं इसका जो सलूशन है वो आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो आप काइंडली ज़रा अपने मोबाइल को उसके अकॉर्डिंगली जो स्क्रीन पे पेज आ रहा है उसके मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो सबसे पहले आपके सामने ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसकी ये मैंने जो है ना फॉर्मेट मैंने बनाया है। ये मैं ट्रांजैक्शन चूँकि सारी मैंने लिख ली हैं पेज पे, लेकिन समझाने के लिए मैं 1 बाय 1 जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस आती जाएंगी वैसे वैसे मैं ये पेज आपके सामने जो है उसको शो करता चला जाऊंगा, हर ट्रांजैक्शन 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारे सामने जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन है इसका फॉर्मेट क्या होता है। अकाउंटिंग में कोई भी इक्वेशन जो होती है ना उसका फॉर्मेट दिखाने के लिए याद रखिएगा कि हमेशा हमने सबसे पहले जो है वो टाइटल देना होता है। और टाइटल क्या होता है? टाइटल में हमेशा याद रखना है कि 3 चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। सबसे पहले जो भी बिज़नेस जिसके लिए हम ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं यानी कि इक्वेशन बना रहे हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ़ द बिज़नेस आएगा पहली लाइन में, फिर उससे निचली लाइन में हम बताएंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, जो फॉर्मेट हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, और फिर उसके बाद जिस ड्यूरेशन के लिए हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम्पल का पेज देखें तो इस पेज में जो डेट्स दी हुई हैं ये 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक दी हुई हैं, यानी कि ये मंथ ऑफ जनवरी 2023 के लिए है। तो ये देखें मैंने ऊपर डेट अकाउंटिंग इक्वेशन से निचली लाइन में मैंने ये बताया है कि ये जो इक्वेशन बनेगी ये किस टाइम पीरियड के लिए बनेगी, ये डिफ़ाइन करना मस्ट होता है ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये जो नीचे फॉर्मेट बन रहा है ये किस टाइम ड्यूरेशन की ट्रांजैक्शंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो 3 लाइनें हैं इनको हम टाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल। हर अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है उससे पहले हमने उसका टाइटल देना होता है, यानी बिज़नेस का नाम लिखना होता है, जो फॉर्मेट बनाने लगे हैं उसका नाम लिखना होता है, और उसके अलावा उसका जो ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन के लिए वो फॉर्मेटिंग बन रही है या जिस ड्यूरेशन को वो फॉर्मेट कवर कर रहा है वो हमने ड्यूरेशन भी लिखना होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने
एक सबसे पहले डेट वाला कॉलम बनाया है, फिर उसके बाद एक बड़ा कॉलम जो है वो मैंने एसेट्स के लिए लिखा है और एक कम पोर्शन जो है वो लाइबिलिटीज़ के लिए। चूँकि नॉर्मली एसेट्स में वैरायटी ज़्यादा होती है, लिहाजा एसेट्स के लिए हम जगह ज़्यादा छोड़ते हैं और लाइबिलिटीज़ के लिए जगह कम छोड़ते हैं। ठीक है जी, ये वैसे आपके लिए ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप एसेट्स के लिए ज़्यादा जगह छोड़ें और लाइबिलिटीज़ के लिए कम। ये दोनों के लिए आप इक्वल जगह भी छोड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस अवेलेबल टू यू ऑन द पेज। ठीक है, तो इसमें ये जो दरमियान में लाइन ब्लू नज़र आ रही है आपको, ये इक्वालिटी को शो कर रही है, यानी एसेट वाली साइड, यानी ये जो एसेट हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, और ये जो लाइन के राइट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज़ हैं ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन की। यानी ये जो लाइन है दरमियान में ब्लू कलर की, ये इसकी इक्वालिटी को शो करती है, यानी ये इक्वल का निशान समझ लें कि ये है। ठीक है, यानी एसेट्स हमेशा बराबर होंगे लाइबिलिटीज़ के। ठीक है, अब ये मैंने कुछ एसेट्स के नाम लिखे हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस के साथ साथ लिखे जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास ट्रांजैक्शंस आएंगी उस तरह से हम इन एसेट्स के नाम लिखते चले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं कि आप देखिएगा कि पहली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है। पहली ट्रांजैक्शन में लिखा है 1 जनवरी 2023 पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, फर्नीचर ₹3 लाख एंड मशीनरी ₹5 लाख। यानी हम बिज़नेस हैं और हमारे ओनर ने अपने बिज़नेस को शुरू किया है और शुरू में हमारे ओनर ने हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड की हैं। गौर से सुनिएगा, हमारे ओनर ने बिज़नेस को शुरू किया है और उसने हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड की हैं। सबसे पहले तो उसने हमें कैश प्रोवाइड किया है 2 लाख, फर्नीचर दिया है 3 लाख का और मशीनरी दी है 5 लाख की। अब जब ये ओनर ने चीज़ें हमें यानी कि बिज़नेस को दे दी, अच्छा याद रखिएगा जब मैं हमें को खुद को एड्रेस करूँगा तो इसका मतलब होगा बिज़नेस। ठीक है, तो हम चूँकि बिज़नेस के अकाउंटेंट हैं लिहाजा हमने अपने आप को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपने आप को बिज़नेस की जगह पे प्लेस करना है। ठीक है जी, तो हमें हमारे ओनर ने 3 एसेट दिए हैं। अब क्या होगा, अब ये एसेट जो है ना ये ओनर ने तो दिए हैं, लेकिन अब ये ओनर ने चूँकि हमें दे दिए हैं लिहाजा अब ये हमारे एसेट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे, डेट वाले कॉलम में 1 जनवरी 2023 और वहाँ ऊपर एसेट्स के नीचे एक नए एसेट्स के नीचे हेडिंग दे देंगे कैश की। कैश के नीचे हम अमाउंट लिख देंगे 2 लाख, फर्नीचर लिखेंगे हेडिंग में और उसके नीचे लिख देंगे 3 लाख और ऊपर फिर हेडिंग देंगे मशीनरी की, उसके नीचे लिख देंगे 5 लाख। यानी अब हमारे पास एसेट्स में 3 एसेट आ गए हैं, कैश 2 लाख का, फर्नीचर 3 लाख का और मशीनरी 5 लाख की। ठीक है, और इन सारों को मिला के 5 + 3 + 2 10 लाख, ये सारी चीज़ें हमें किसने प्रोवाइड की हैं? तो ये क्या है, ये प्रोवाइड की हैं हमें ओनर ने। तो चूंकि ये ओनर ने दी हैं लिहाजा लाइबिलिटी वाली साइड पर हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे टुवर्ड्स ओनर कि ये ओनर का कैपिटल है। ठीक है, यही वजह है कि हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कशन की थी कि कैपिटल भी लायबिलिटी होती है। चूँकि ये जो सारे पैसे हैं, जो एसेट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो ओनर हमें देता है बिज़नेस को, तो ये जब भी बिज़नेस वाइंड अप होता है तो ये सारे रिसोर्सेज बिज़नेस ने अपने ओनर को वापस करने होते हैं, लिहाजा कैपिटल भी लायबिलिटी है। तो अब इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो ओनर का टोटल कैपिटल हो गया 10 लाख रुपया। तो आप देखें कि ये दोनों साइडें इक्वेशन की बराबर हैं। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमने ये दोनों साइडें बराबर करनी है। ठीक है जी, अब इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं जी। दूसरी ट्रांजैक्शन में लिखा है, आप गौर कीजिएगा, दूसरी ट्रांजैक्शन है 2 जनवरी 2023 पे। 2 जनवरी पे लिखा हुआ है जी कि डिपॉजिटेड ₹1 लाख इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। यानी हमने जो हमारे पास कैश आया था उसमें से हमने 1 लाख रुपया जो है वो हमने अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये नीचे देखिए मैंने ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखी है 2 जनवरी 2023 पे। इसमें अगर आप गौर करें तो जब मेरे पास कैश था 2 लाख रुपया, जब मैं 2 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवा दूंगा तो मेरे पास जो फिजिकल कैश पड़ा है उसमें लाख रुपया कम हो जाएगा। डेफिनेटली अब ये अंडरस्टूड बात है कि अगर मेरे पास बिजनेस के पास 2 लाख
रुपया है जो कि ओनर ने दिया था। अब उसमें से ₹1,00,000 मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिया, बिजनेस के अकाउंट में, तो अब कैश में ₹1,00,000 कम हो गया। और यहाँ पर मेरे एसेट्स में एक नए एसेट का नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया बैंक के नाम से, और उसके नीचे मैंने बैलेंस जो है वो ऐड कर लिया, चूँकि जो पैसा मैंने कैश उठा के बैंक में जमा करवाया है उससे कैश में कमी हो जाएगी और बैंक में इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर अकाउंटिंग में गौर कीजिएगा कि जो अमाउंट प्रीवियस अमाउंट में से माइनस होती है ना, उसके साथ माइनस साइन नहीं लगाया जाता बल्कि उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो अमाउंट हमने प्रीवियस अमाउंट में ऐड करनी होती है उसको हम विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, और जिसको हमने माइनस करना होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये बात गौर कीजिएगा, बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है तो ये बगैर ब्रैकेट के लिखा हुआ है, और कैश में ₹1,00,000 की कमी हो रही है लिहाजा ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चूँकि ये कैश में से माइनस होगा। ठीक है, अब ये दो ट्रांजैक्शन होने के बाद हमने क्या करना है, हमने बैलेंसेस करने हैं, यानी टोटल करना है। तो आप गौर करें, कैश का बैलेंस हमारा 2,00,000 था, 2,00,000 में से ₹1,00,000 माइनस हो गया तो कैश का बैलेंस रिमेनिंग बच गया 1,00,000। ठीक है, फर्नीचर 3,00,000 का वैसे ही पड़ा था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसको हमने एज इट इज़, जिस एसेट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई प्लस माइनस नहीं होगा, आपने उसका बैलेंस एज इट इज़ नीचे बैलेंस में कैरी करना है। मशीनरी 5,00,000 की एज इट इज़ कैरी हो जाएगी, और बैंक बैलेंस में ₹1,00,000 आ जाएगा जो बैलेंस में भी कैरी हो जाएगा। और इधर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल जो है वो 10,00,000 पे शो होता रहेगा। ठीक है, अब गौर करेंगे तो ये दोनों साइडें फिर से ₹10,00,000 से बराबर हैं, और यही इस इक्वेशन की इक्वालिटी जो है वो हमने शो करते रहना है। हर ट्रांजैक्शन के बाद जो हम बैलेंसेस लिखेंगे उन बैलेंसेस को हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो टोटल हैं उनको हमने बैलेंस में रखना है, और यही इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन जो है ये हमारे पास लिखी हुई है 10th जनवरी को। ठीक है, 10th जनवरी में क्या लिखा हुआ है जी, लिखते हैं परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,50,000 फ्रॉम अल्फा ट्रेडर्स, यानी अल्फा ट्रेडर हमारे एक सप्लायर का नाम है, उससे हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। गुड्स याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, गुड्स कहते हैं अकाउंटिंग में उन चीज़ों को जिनको ख़रीदा जाता है बेचने की गरज से। वो चीज़ें चाहे जैसी भी हों, बड़ी से बड़ी हों, छोटी से छोटी हों। मिसाल के तौर पे अगर एक गाड़ियों का शोरूम है और वो जो शोरूम का ओनर है वो गाड़ियां ख़रीदता है इस मकसद से कि वो उनको अपने शोरूम में खड़ा करके सेल करेगा, तो वो गाड़ियाँ उस शोरूम वाले के लिए गुड्स कहलाएंगी। याद रखना है, यानी गुड्स का मतलब होता है बिजनेस का स्टॉक। ठीक है, तो हमने गुड्स परचेज की हैं और ख़रीदी भी किस पे हैं, उधार पे ख़रीदी हैं। तो जाहिर सी बात है जिससे उधार पे ख़रीदी हैं उसको पेमेंट करनी है, और जब अकाउंटिंग में किसी को पेमेंट करनी हो, उधार पे हमने चीज़ें ख़रीदी हों और पेमेंट करनी हो, तो उसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। क्या कहते हैं, अकाउंट्स पेएबल। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे हमने चीज़ें उधार पर ख़रीदी हैं, तो इक्वेशन में देखते हैं कि चाहे हमने चीज़ें उधार पे भी ख़रीदे हैं लेकिन चीज़ों में तो इजाफा हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा स्टॉक तो हमारे पास आ जाएगा चाहे हमने उधार पे ही ख़रीदा हो। तो यहाँ देखें हमारे एसेट्स में एक नए एसेट का इजाफा हो जाएगा स्टॉक के नाम से। ठीक है, तो स्टॉक के नीचे हम ₹2,00,000 ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर होता कि हमने ये स्टॉक कैश पर ख़रीदा है, तो अगर ये कैश पे ख़रीदा होता तो हम इसको 2,50,000 को कैश में से माइनस करते, लेकिन चूँकि ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि हमने इसको उधार पे ख़रीदा है, तो लिहाजा यहाँ राइट हैंड साइड पर एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से, अकाउंट्स पेएबल के नाम से, और इसकी अमाउंट के नीचे आप देख रहे हैं हम अमाउंट शो कर देंगे ₹2,50,000। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक में इजाफा हो जाएगा 2,50,000 से, और अकाउंट्स पेएबल एक नई लायबिलिटी में इजाफा हो जाएगा और वो अमाउंट आ जाएगी 2,50,000 से। ठीक है जी, अब आप इसको करने के बाद अब आप दोबारा से इनको बैलेंस आउट करेंगे। तो बैलेंस आउट करने के लिए गौर कीजिएगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि जिस एसेट में कोई चेंज नहीं आया, कोई प्लस माइनस नहीं आया, उसको आप एज इट इज़ कैरी कर लेंगे। तो कैश जो है वो 1,00,000 से आ गया,
फर्नीचर 3 लाख से आ गया, मशीनरी 5 लाख की एज इट इज़ आ गई, बैंक बैलेंस लाख रुपए से आ गया, और स्टॉक में आप देखें 2,50,000 का जो हमने स्टॉक ख़रीदा था अब वो बैलेंस में भी कैरी हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल उसी तरह से कैरी हो जाएगा 1 मिलियन से, और अकाउंट्स पेएबल में एक नया बैलेंस आ जाएगा 2,50,000 से, जो नीचे बैलेंस में भी कैरी हो जाएगा। तो आप गौर कीजिएगा कि इस तरह से ये दोनों साइडें फिर से 12,50,000 से टैली हैं। ठीक है जी। इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे, और फिर इसके बाद अब एक नई ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, ये है 12 जनवरी को। अब इसमें गौर कीजिएगा, इसमें जो है ना अब ट्रांजैक्शन के 3 इफ़ेक्ट आ रहे हैं। देखिएगा गौर से, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजैक्शन के 3 इफ़ेक्ट कैसे आते हैं। 12 तारीख को ट्रांजैक्शन लिखी है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,50,000 वर सोल्ड फॉर ₹2,70,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अली। यानी हमने 2,70,000 की सेल की है मिस्टर अली को उधार पे। ठीक है। तो डेफिनेटली जब हमने मिस्टर अली को चीज़ें उधार पे बेची हैं तो हमने मिस्टर अली से पैसे लेने हैं। तो जिससे पैसे लेने होते हैं ना अकाउंटिंग में, हम उनको कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, और ये हमारे लिए एसेट होते हैं। जाहिर सी बात है, जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं ना वो हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। तो लिहाजा हमारे एसेट्स में 2,70,000 का इजाफा हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हमने 2,70,000 की बेची हैं उनकी कॉस्ट क्या थी? 1,50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,50,000 की चीज़ें हमने बेची हैं 2,70,000 रुपये में। तो डेफिनेटली प्रॉफिट पे बेची हैं, तो 2,70,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। ठीक है। अब ये 3 फिगर्स आ गई हमारे पास, 270, 150 और 120। अब ये कैसे रिकॉर्ड होंगी देखिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन में देखें तो 12 जनवरी को हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हुई है। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो चीज़ें हमने बेची हैं, जो स्टॉक है वो हमारा कम होगा, यानी जितनी हमारी चीज़ों की कॉस्ट है वो स्टॉक में से कम हो जाएगी। डेफिनेटली स्टॉक तो हम कॉस्ट पे ही कम करेंगे ना। तो 2,50,000 का हमारा स्टॉक पड़ा हुआ था, इसमें से हमने 1,50,000 का स्टॉक बेच दिया। तो इसका मतलब है गुड्स में यानी स्टॉक में कमी हो गई 1,50,000 की। और ये जो 1,50,000 वाली चीज़ें हैं ये हमने कितने में बेची हैं? 2,70,000 में बेची हैं। तो चूँकि हमने ये उधार पे बेची हैं लिहाजा यहाँ पर हमारे एसेट्स में एक नए एसेट का इजाफा हो जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से। ठीक है। और इसके नीचे हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन, ये याद रखना है कि ये जो भी ट्रांजैक्शन है ये आपने डेट के सामने उसकी अमाउंट्स को लिखना है। इसकी अलाइनमेंट का ख्याल कीजिएगा प्लीज़, ये इसके फॉर्मेटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी अलाइनमेंट को इग्नोर करेंगे तो उससे चीज़ों को समझना या क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अकाउंट्स रिसीवेबल जो हैं ये 2,70,000 से इसमें इजाफा हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस, सेल की है हमने 270 में, इन चीज़ों की कॉस्ट थी 150, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ। अब जो प्रॉफिट है वो बिज़नेस ने किसको देना होता है? अपने ओनर को डेफिनेटली देना होता है, चूँकि बिज़नेस में ओनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो लिहाजा बिज़नेस जो है वो अपने ओनर को रिसोर्सेज देता है, और उसके नतीजे में जो बिज़नेस है वो अपने ओनर को प्रॉफिट देता है। ओनर अपने बिजनेस को रिसोर्सेज देता है और बिजनेस उसके रिटर्न में अपने ओनर को प्रॉफिट देता है। तो ये 1,20,000 रुपया ओनर के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद अगर आप गौर करें तो अब हम फिर से बैलेंसेस को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। कैश लाख रुपया सेम रहा, फर्नीचर भी सेम रहा, मशीनरी भी सेम हो गई, बैंक भी सेम आ गया। स्टॉक में देखें तो 2,50,000 का स्टॉक था जिसमें से 1,50,000 का स्टॉक हमने बेच दिया, तो रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास रह गया 1,00,000 रुपए का। ठीक है। और अकाउंट्स रिसीवेबल 2,70,000 से आए थे वो बैलेंस में भी आ गए।
इधर हमारा जो कैपिटल है वो पहले 1 मिलियन से था, इसमें 1,20,000 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कैपिटल आ जाएगा 11,20,000, ठीक है। और अकाउंट्स पेएबल एज इट इज़ 2,50,000 पे शो होते रहेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी इस काउंटिंग इक्वेशन से। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन वाले जो है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है हमारी 16 तारीख को। 16 जनवरी को क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड बाय चेक ₹30,000। यानी क्या मतलब है इसका कि हमने जो बिज़नेस शुरू किया था वो बिल्डिंग, उसके लिए कोई किराए पे हमने ली होगी और उस बिल्डिंग का हम क्या कर रहे हैं? किराया दे रहे हैं 30,000 रुपया, लेकिन ये किराया हम कैश में नहीं दे रहे, हम ये बाय चेक दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पेमेंट जब चेक के थ्रू होती है तो ये हमें सबको पता है कि जो चेक वाली पेमेंट है वो हमेशा हमारे बैंक अकाउंट से होती है। तो लिहाजा अब हम रेंट दे रहे हैं चेक के थ्रू यानी बैंक के थ्रू। तो अब आप देखिएगा इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखें 16 जनवरी को हमारे पास बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ था 1,00,000 रुपया, ठीक है। तो 1,00,000 में से 30,000 जो है वो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, चूँकि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, 30,000 से हमारे बैंक से पैसे निकल जाएंगे 30,000। तो क्या हमारे बैंक का बैलेंस लाख रुपए में से 30,000 माइनस हो जाएगा। और याद रखें कि ये एक्सपेंसेस हैं, अखराजात जो हैं वो ओनर के प्रॉफिट को कम करते हैं। अखराजात क्या करते हैं? ओनर के प्रॉफिट को कम करते हैं। लिहाजा ये अखराजात जो हैं, ख़र्चे जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं, ये ओनर के प्रॉफिट में से यानी उसके कैपिटल में से माइनस होंगे, ठीक है। ये पहले आपने देखा था कि हमने प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया था। तो जब खर्चे होंगे तो डेफिनेटली खर्चे जो हैं वो प्रॉफिट में से या कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो लिहाजा ये 30,000 एक्सपेंस जो है, इक्वेशन में याद रखना है कि एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो ये कैपिटल में से हमने 30,000 माइनस कर देना है एक्सपेंस का। अब आप गौर करें तो हम बैलेंसेस को अपडेट करेंगे और बैलेंसेस को अपडेट करते हुए देखिएगा कि सबसे पहले तो कैश एज इट इज़ रहेगा, फर्नीचर जो है वो एज इट इज़ रहा 3,00,000, मशीनरी 5,00,000 से एज इट इज़ रही। बैंक बैलेंस आप गौर करें कि 1,00,000 में से 30,000 रुपया माइनस हो गया, तो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो हमारे पास रहा 70,000, ठीक है जी। तो बैंक का बैलेंस जो है वो 1,00,000 रुपये से कम होकर 70,000 रह गया। स्टॉक का बैलेंस एज इट इज़ रहा, लाख रुपए से लाख रुपए ही नीचे बैलेंस कैरी हो गया। अकाउंट रिसीवेबल 270 से है। इधर हमारा कैपिटल जो है राइट हैंड साइड पर, उसमें से 30,000 एक्सपेंस माइनस हो गया, तो ये 30,000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कैपिटल हमारा हो जाएगा 10,90,000। और अकाउंट्स पेएबल जो हैं वो एज इट इज़ जो हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगली ट्रांजैक्शन जो है वो है देखिएगा 19 जनवरी को। 19 जनवरी में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अली ₹2,50,000। मिस्टर अली कौन है? मिस्टर अली को हमने चीज़ें उधार पर बेची थी 2,70,000 की, और उनसे हमने क्रेडिट पर उनको बेची थी, उनसे हमने पैसे लेने थे। अब 270 में से मिस्टर अली हमें 2,50,000 रुपया कैश पे कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? गौर कीजिएगा, देखें तो सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट आएगा कि हमारा जो कैश है उसमें 2,50,000 रुपये से देखें इजाफा हो जाएगा। जब हमें कैश मिलेगा तो कैश 2,50,000 से प्लस हो जाएगा। और इधर जो जिन लोगों से पहले हमने मिस्टर अली से 2,70,000 रुपया लेना था, तो अब मिस्टर अली ने हमें 2,50,000 रुपया पे कर दिया। तो जब उसने हमें पे कर दिया तो अब उसका बैलेंस जो है वो 2,50,000 से कम हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम इसके बैलेंस कैरी करेंगे। तो बैलेंस को कैरी करने के लिए देखिएगा कि कैश का बैलेंस अब हमारा बढ़ गया, लाख रुपए में 2,50,000 का और बैलेंस आ गया, तो अब हमारा बैलेंस 3,50,000 हो गया। फर्नीचर एज इट इज़ 3,00,000 पे आ गया, मशीनरी 5,00,000 से, बैंक बैलेंस 70,000 से, स्टॉक का बैलेंस 1,00,000 से एज इट इज़, और अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस 2,70,000 से कम हो गया। इसमें से 2,50,000 हमने माइनस किया तो रिमेनिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल में रह गया 20,000, ठीक है। कैपिटल का हमारा बैलेंस आ गया 10,90,000 एज इट इज़, और अकाउंट्स पेएबल भी एज इट इज़ चल रहे हैं 250, ठीक है जी। तो अब अगली ट्रांजैक्शन देखें।
अगली ट्रांजैक्शन जो है ये हमारे पास है 25, सॉरी ये मैं अगली ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास 25 तारीख की है। 25 तारीख को 25 जनवरी को क्या हो रहा है, गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अब इसके भी 3 इफेक्ट आ रहे हैं। गुड्स रुपी 50,000 एंड कैश रुपी 30,000 वर टेकन अवे बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी हमारा ओनर बिजनेस में से कोई भी चीज़ अपने डोमेस्टिक या पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएगा तो उसको अकाउंटिंग में टेक्निकली हम एक वर्ड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ये ड्रॉ करने से है कि ओनर जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या कोई भी और चीज़ जो है वो बिज़नेस में से लेके जा रहा है। तो ओनर को ये राइट है कि वो बिज़नेस से चीज़ें ले सकता है, लिहाजा हम उसे क्या करेंगे, ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि जब ओनर हमें चीज़ें देता है, रिसोर्सेज देता है, तो हम उसे कैपिटल में ऐड करते हैं, वो कैपिटल बनता है। लेकिन जब ओनर उन चीज़ों को वापस लेके जाएगा, अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बिज़नेस में से लेके चला जाएगा, तो हम उसको कैपिटल में से माइनस भी कर देंगे। तो देखिएगा अब इस ट्रांजैक्शन का जो 25 जनवरी पे है उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये देखिएगा 25 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन, ये 25 जनवरी पे देखिएगा। सबसे पहली बात तो ओनर जो है वो कैश कितना लेके गया है, 30,000। तो हमारे कैश में से 30,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और गुड्स कितनी लेके गया है, गुड्स लेके गया है 50,000 की। तो जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है गुड्स का, यानी गुड्स का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले बताया, वो चीज़ें जो बिज़नेस में रीसेलिंग पर्पज़ के लिए ली जाती हैं और उनको स्टॉक बोलते हैं। तो गुड्स का मतलब है स्टॉक, तो लाख रुपए का स्टॉक वो लेके चला गया। अब ये दोनों चीज़ें मिला के बनी ड्राइंग्स, 50 और 30 80। अब ये ड्राइंग्स जो हैं ये हमने कैपिटल में से क्या करनी है, माइनस कर देनी है। चूँकि जब ओनर बिजनेस में से चीज़ों को या कैश को विदड्रॉ करेगा तो उसके कैपिटल में कमी हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसके बैलेंसेस अपडेट करेंगे। तो बैलेंस अपडेट करने के वक्त देखिएगा कि सबसे पहले तो हमारा कैश का बैलेंस 350 से कम होकर 320 रह जाएगा। ठीक है। और फर्नीचर का बैलेंस एज इट इज़ 3 लाख पे, मशीनरी का बैलेंस 5 लाख पे, बैंक का बैलेंस 70,000 पे, और स्टॉक का बैलेंस लाख रुपए से कम होके 50,000 माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो हमारे पास 50,000 रह जाएगा। ठीक है। और अकाउंट्स रिसीवेबल एज इट इज़ 20,000 पे हैं। कैपिटल का बैलेंस 10,90,000 में से 80,000 माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल का बैलेंस 10,10,000 रह जाएगा और अकाउंट्स पेएबल एज इट इज़ शो होते रहेंगे। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास ट्रांजैक्शन 25 पे। अब इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखिएगा 25 के बाद। अब सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 27 पे। क्या लिखा हुआ है जी, गौर कीजिएगा। लिखा हुआ है कैश पेड टू अल्फा ट्रेडर्स ₹70,000। अल्फ़ा ट्रेडर्स कौन हैं जी? अल्फ़ा ट्रेडर्स से हमने चीज़ें ख़रीदी थी ये 10 जनवरी को। हमने उससे 2,50,000 की चीज़ें उधार पे ख़रीदी थी, तो हमने उनको पेमेंट करनी थी। अब हम उस 2,50,000 में से 70,000 की 70,000 की उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। तो और पेमेंट किस सूरत में हो रही है, कैश में। तो देखिएगा ये 27 जनवरी पे जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास, 27 जनवरी पे देखेंगे तो अब हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे कैश में से 70,000 माइनस हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। माइनस करने के लिए मैंने बताया ब्रैकेट लगाएंगे। और ये जो अकाउंट्स पेएबल हैं, यानी हमने पैसे देने थे, जब हमने अल्फ़ा ट्रेडर से चीज़ें ख़रीदी थी तो हमने इसको अकाउंट्स पेएबल में लिखा था, और अब हमने इसमें से इसको पेमेंट कर दी है तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। अकाउंट्स पेएबल की वैल्यू को 70,000 से डिक्रीज़ कर देंगे। तो अब बैलेंस कैरी कीजिएगा। अब कैश का बैलेंस जो है वो 70,000 से कम होकर 2,50,000 रह जाएगा। फर्नीचर का 3 लाख, मशीनरी 5 लाख, बैंक 70,000, स्टॉक 50,000, अकाउंट्स रिसीवेबल 20,000, कैपिटल 10,10,000। और इधर अकाउंट्स पेएबल में से जब 70,000 माइनस हो जाएगा तो 250 में से 70,000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास रह जाएगा 180,000। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अगली ट्रांजैक्शन जो लास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 4 इफेक्ट आएंगे, गौर कीजिएगा। ट्रांजैक्शन को भी ध्यान से देखिएगा और फिर उसके इफेक्ट को भी गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है गुड सोल्ड फॉर कैश।
चीज़ें हमने बेची हैं कैश पर, कितने की? 30,000 की। एंड ऑन क्रेडिट, उधार पे भी बेची हैं, कितने की? 20,000 की। यानी दो किस्म की सेल हुई है, कैश की सेल हुई है 30,000 से और उधार की सेल हुई है 20,000 से। मतलब टोटल सेल कितनी हो गई? कैश की सेल 30,000 और उधार की सेल 20,000, टोटल हो गया 30 और 20 50। अब ये जो 50,000 की हमने चीज़ें बेची हैं, इनकी कॉस्ट क्या थी? 35,000। यानी यूं समझें कि 35,000 वाली चीज़ों को हमने 50,000 में बेचा, ठीक है। और उस 50,000 में से 30,000 हमें कैश मिल गया और 20,000 अभी हमें मिलना है। तो सेल तो हमने कर दी, चाहे पैसे मिलने भी हों तो भी प्रॉफिट तो हमें हो ही जाता है ना, पेमेंट तो मिल ही जानी है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 35,000 वाली 35,000 वाली चीज़ों को हमने 20 + 30 50,000 में बेचा। तो इसमें अंडरस्टूड है कि 15,000 हमें इस पे, यानी 50 और 35 का जो डिफरेंस है 15,000, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन अब ये 31 जनवरी पे देखिएगा। सबसे पहले तो हमने कैश पे चीज़ें बेची हैं 30,000 की, तो जो चीज़ें हमने कैश पे बेची हैं उससे कैश में इजाफा होगा। जो चीज़ें और जो चीज़ें हमने उधार पे बेची हैं उसके पैसे हमने लेने हैं, तो जो पैसे लेने हैं वो अकाउंट्स रिसीवेबल में आ जाएंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल में 20,000 का इजाफा हो जाएगा। इंपॉर्टेंटली फिर सुनिएगा, जो कैश की सेल है उसकी वजह से कैश में इजाफा होगा 30,000 से। जो उधार की सेल है उसकी वजह से हमारे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, पैसे लेने हैं हमने 20,000। और ये जो 20 और 30,000 वाली चीज़ें हैं, ये इनकी कॉस्ट क्या थी? 35,000। तो 35,000 से हमारे स्टॉक में कमी हो जाएगी, ठीक है। कैश में इजाफा होगा, अकाउंट रिसीवेबल में भी इजाफा होगा, लेकिन स्टॉक चूँकि बिक गया है और कॉस्ट उसकी 35,000 थी, लिहाजा कॉस्ट को स्टॉक की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। और अब इन का डिफरेंस 20 + 30 50, उसमें से 35,000 माइनस करेंगे तो 15,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो हम बैलेंस इसको अपडेट करेंगे। कैश का बैलेंस जो है वो 2,50,000 से बढ़ के 280 हो जाएगा। फर्नीचर का बैलेंस एज इट इज़ 30 पे है। मशीनरी जो है वो 5 लाख पे। बैंक बैलेंस 70,000 पे। स्टॉक जो है वो अब हमारा 50,000 में से 35,000 माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग बैलेंस 15,000 रह जाएगा, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल 20 के थे, उसमें 20 और ऐड हो जाएंगे तो इसका बैलेंस 40 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा है बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस था 10,10,000, इसमें 15,000 ऐड हो जाएगा चूँकि ये प्रॉफिट है, तो हमारा कैपिटल 10,25,000 हो जाएगा। और अकाउंट्स पेएबल एज इट इज़ 180 पे रहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। तमाम ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको फाइनली हम क्लोज कैसे करेंगे कि इसमें हम दोनों साइडों का टोटल करेंगे। तो और ये टोटल करने के बाद देखिएगा कि हमने टोटल किया तो दोनों साइडों का टोटल, एसेट वाले सारे बैलेंस का हमने टोटल किया तो वो भी 12,05,000 आया, और लायबिलिटी साइड में दोनों फिगर्स का टोटल भी 12,05,000 आया। तो इस तरह से हमारी जो दोनों साइडें हैं इक्वेशन की, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों 12,05,000 से बराबर हैं, ठीक है जी। होपफुली अब आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मज़ीद इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।